नुक्कड़ चैट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ शहर के मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर सादिक कुरैशी साहब है, जिनसे हम इस पैंडमिक के सिलसिले में जो लोगों के मेंटल हेल्थ पे जो असरात हो रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें मालूम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा कि आमतौर पे जो देखने में आ रहा, तो किस जेंडर में या किस एज ग्रुप में इस तरह की जो बीमारियां ज़्यादा देखने में आ रही? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया है जिससे लोगों को मालूमात मिल रही है और लोगों के जो गलतफहमी है वो भी थोड़े हद तक दूर हो सक रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल था कि ये कौन से एज ग्रुप में ये जो जहनी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। तो देखिए, अभी तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हर एज ग्रुप के अंदर ये जो है अलग अलग किस्म के जो जहनी अमराज बढ़ रहे हैं हर एज ग्रुप के अंदर। इसमें औरतें भी उतनी ही हैं, मर्द भी उतने ही हैं, बच्चे भी उतने हैं और बूढ़े लोग भी उतने ही हैं। सिर्फ इतना है कि जो जहनी अमराज है उनका उसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चे हैं, बच्चों के अंदर जो है चिड़चिड़ापन, क्योंकि स्कूल्स नहीं हैं, घर में जो है पूरा बंद है, 1-2-3 महीने से बच्चे बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकले हैं और स्कूल का कुछ वो नहीं है। कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन स्कूल शुरू किए हैं। ऑनलाइन स्कूल्स का उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बच्चों को उतना जम नहीं रहा है और जो बाहर का जो एक्सपोजर था, जो बाहर निकलते थे बच्चे, वो बिल्कुल बंद हो गया। तो चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपना। फिर दूसरा ये है कि माँ बाप भी परेशान है कि मोबाइल एक आसान उनको मिल जाता है, तो स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं कि भाई मोबाइल का स्क्रीन टाइम वो बहुत बढ़ चुका है। जो बच्चा दिन भर में समझो 15-20 मिनट मोबाइल देखता था, आज समझो 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। अब वो माँ बाप के लिए भी एक आसान चीज़ हो गई कि भाई अब कब तक उसको संभालते बैठेंगे, उससे अच्छा उसके हाथ में एक मोबाइल दे दिए। तो वो जब मोबाइल नहीं मिलता है तो फिर उसका चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है और जहन के ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो औरतें हैं, जो मतलब 20 से लेके 40 साल की उम्र के बीच की औरतें हैं, इनके अंदर जो है, क्योंकि घर के सब लोग घर में हैं, घर में बीमारी का भी डर है, घर में कुछ बीमार भी है, ज़ईफ़ लोग हैं, उनका ख्याल रखना, घर का पूरी जिम्मेदारी संभालना, उसके बाद शौहर है, बाकी घर के अखराजात का जो टेंशन है थोड़ा सा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो एक टेंशन की वजह से चिड़चिड़ापन, उदासी, मायूसी, घबराहट, बेचैनी, आगे क्या होगा, कल क्या होगा। घर बहुत सारे जो अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका किराए का घर होता है, तो किराए का घर का पैसा कहाँ से आएंगे, ये फ़िक्र और बेचैनी, घबराहट ये औरतों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकते, तो उसकी वजह से दुखना, जिस्म में दुखना, थकावट रहना, बोझली थक जाना, सर दुखना, गर्दन में दुखना, पेट में दुखना, पीठ में दुखना, जो मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स बोलते हैं हम इसको, ये केसेस बहुत बढ़ चुके हैं अभी। चौथी बात है कि जो अपने घर के जो ज़ईफ़ लोग हैं, जैसे अपने दादा है, दादी है, नाना नानी हैं, जो अबाव 60 है, उनको ये डर है कि अगर ये बीमारी पकड़ेंगी तो हमको पकड़ेंगी, क्योंकि हम ओल्ड एज में हैं, हमको डायबिटीज़ है, हमको शुगर, बीपी है, बाकी हार्ट का मसले हैं। तो उनको अपनी एक फ़िक्र है कि यार हम इससे कैसे बच सके, और हमको अगर हो गया तो फिर हम कैसे इससे बच सकेंगे, या कितना हम घर वाले हमारी कितनी खिदमत कर पाएंगे, या ये चीज़ का डर, जो मौत का डर है, तो ये एज में वो डर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि जिन फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है और ना कोई कोविड को लेकर कोई दूसरे मसाइल है, वहाँ पर भी ये देखने में आ रहा है कि वो लोग, चूँकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा जिस अंदाज में डरावने खौफनाक अंदाज में पेश किया है कोरोना को, और जिस तरह दीगर जो किसी कम्युनिटी पे भी अटैक्स हुए हैं इसको लेकर, तो वो जो एक आम इंसान जो वो सोच रहा है, वो देख रहा है, तो वो एक गिल्टी कॉन्शियस में जा रहा है। तो इसके क्या असरात हो सकते हैं और इससे निपटने की क्या तदबीरें हो सकती है? जी, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिसके पास घर में कुछ भी नहीं है उसको एक डर हो गया हुआ है। डर इस किस्म का है कि कल हमको हो गया तो क्या होगा, और दूसरे हमको हो गया और हम उसका इलाज नहीं कर पाए, हम दवाखाने नहीं जा पाए, या कैसा होगा हमारे घर वाले लोगों के। दूसरी बात ये होगी कि मीडिया के अंदर ये आ गई कि लोग कोई अगर पेशेंट है तो उसके नज़दीक नहीं जा रहे, उसको निगलेक्ट कर रहे, या उसको बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। इस तरह के जो मीडिया में जो अभी चल रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में दिखाना है, हॉस्पिटल से इलाज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान का जो है यूट्यूब हो गया या टीवी के ऊपर न्यूज़ चैनल्स हो गए, इनके ऊपर इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए,
औरंगाबाद का आंकड़ा 100 के नीचे नहीं आ रहा, 100-150 जा रहे लोग मर रहे। जो भी देखिए इन जितने लोगों की डेथ हो रही है सबके सब कोविड से लेके नहीं है, ठीक है। अपने को जैसे कि किसी के इंतकाल की खबर आती है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि खबर आती है कि ये भाई इनका फलाना का इंतकाल हुआ है, तो दूसरा सवाल जब कह रहे कोविड था क्या, अरे भाई क्यों पूछ रहे आप कोविड था क्या। नॉर्मली तो जितने जिनका इंतकाल नॉर्मली तो होता भी है ना, दूसरे बीमारी से हार्ट के प्रॉब्लम हो गए या फिर किडनी के प्रॉब्लम हो गए, तो हर चीज़ को उससे को रिलेट करना, उससे ताल्लुक़ बनाना कोविड से, ऐसा नहीं है। 100% जो डेथ्स हो रहे हैं वो कोई कोविड से हो नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि जितना डाटा इंडिया का जितने केसेस का डाटा इंडिया का है उसमें है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7% की मोर्टेलिटी है। मतलब कि 100 लोग हो रहा है उसमें से जिनको एज ज़्यादा है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो 5 से 60% जो डेथ रेट है, उससे ज़्यादा डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है इतनी। यंग लोगों में तो और कम है, बच्चों में तो और कम है। तो ये हमको फैक्टर्स हैं कि अगर हमको खुदा न खास्ता हो भी गया तो जो परसेंटेज ऑफ पब्लिक है जो ठीक हो रही है वो कई ज़्यादा है जो जिनका इंतकाल हो रहा है। तो हमको ये पॉजिटिव मैसेज अपने दिमाग में रखना है। डॉक्टर साहब, एक ये जब किसी बस्ती में या किसी मोहल्ले में कोई इंसान जब पॉजिटिव आ रहा तो उसके घर के लोगों को या तो आइसोलेशन सेंटर में ले जा रहा, अभी तो फ़िलहाल होम क्वारंटाइन कर दे रहे, तो होम क्वारंटाइन करने के बाद वो उसके घर के पास बिल्कुल टीन लगा दिए जा रहे हैं और वो फिर मोहल्ले के सब लोगों को मालूम हो जा रहा है कि भाई ये घर के लोग जो है तो पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि उनके घर में पॉजिटिव निकला। तो इसकी जो नफ्सियाती असरात है, जब एक पड़ोसी का बिहेवियर चेंज हो जा रहा तो इसके क्या नफ्सियाती असरात हो सकते हैं और हम ऐसे पड़ोसियों को क्या इस वीडियो के ज़रिए हिदायत दे सकते हैं कि उस फैमिली के साथ हमको किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए और किस तरह की सिंपैथी करना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा वो सिंपैथी भी ना हो और बहुत ज़्यादा निगलेज भी ना हो। इस तरह का कुछ जो साइकेट्रिस्ट की फील्ड में अगर कोई इलाज है या कोई बिहेवियर ट्रीटमेंट है तो उसको आप ज़रूर हमारे दर्शकों के सामने बताएं। देखिए आज के ज़माने में जैसा गवर्नमेंट का है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लेकिन उसके साथ में ये भी है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग मत कीजिए। इमोशनली मतलब जहनी एतबार से इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहिए, जबकि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा कि जो एक आधे मोहल्ले के अंदर, एक आधी बस्ती के अंदर एक घर में अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको टीन लगा के एकदम आइसोलेट हो जा रहा है। वो तो गवर्नमेंट की तदाबीर है कि ये कम कर इसको इन्होंने बाहर नहीं निकलना, कंप्लीट सोशल आइसोलेशन मेंटेन करना या वो बरकरार रखना, आइसोलेशन बरकरार रखना इसके लिए। लेकिन जो पड़ोसियों का हक़ है, आप तो जानते हैं कि पड़ोसी का हक़ के बारे में इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा बातें बताई गई है। तो हमें सबसे पहले ये है कि अगर हम जाके उनसे मिल नहीं सकते तो एटलीस्ट खैर ख़बर का एक आध फ़ोन रोज़ उनसे कर लेना चाहिए कि भाई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, आपके घर में जो दूसरे लोग हैं जैसे छोटे बच्चे हैं या जो औरतें हैं या और कुछ है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है कि हम बाहर का बाहर ला के आपको दे देंगे, आपके पास खाने का कोई मसला तो नहीं है, कहीं कोई खाने की ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को इससे अपनायत लगेगी और उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, देखिए पेशेंट को भी आज कि हमको अलग कर दिए, हमको जो है आइसोलेट कर दिए, हमको अलग बिल्कुल ट्रीट कर रहे हैं जैसा कि हम फैलाने वाले हैं, ऐसा जहन में उनके भी लगता। किसी एक पड़ोसी का फ़ोन जिसका अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अपन अपने को जहन में अपने खामो ख्यालों में नहीं किया, वो अपने को फ़ोन करेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है कि यार पड़ोसी का मेरे लिए फ़ोन आया, उन्होंने पूछे कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या। बस एक फ़ोन भी अगर अपन कर ले उनको तो उनको जो है बहुत अच्छा लगेगा। उनको इतना बोलना है कि भाई आपको कोई भी तकलीफ़ रहेंगी हम तैयार हैं आपके लिए। आप इस चीज़ से मत डरिए कि क्योंकि टीन लग गए और बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद हो गया तो आपके और हमारे रिलेशन ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ। और ये एक वक्ती तौर की बात है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, इंशाल्लाह उसके बाद पेशेंट आपके ठीक हो जाएंगे, फिर आप बाहर निकल सकते, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें एक तो ये फैमिली है जो पॉजिटिव हो रही, तो बाहर वालों के बिहेवियर पे हमने चर्चा करे, लेकिन जब खुद एक फैमिली जब पॉजिटिव हो रही है, क्वारंटाइन हो रही, तो हमने उसमें यह भी देखे कि वो बिल्कुल लोगों से छुपा रहे और अपना ताल्लुक़ यानी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे कि भाई किसी के घर में बच्चियाँ रहती, जवान बच्चियाँ रहती, शादी की उम्रें रहती, तो अब एक मर्तबा अगर कोई घर अगर पॉजिटिव आ गया या क्वारंटाइन हो गया तो ये शायद वो लोग ये छुपाना चाहते हैं कि भाई क्यों हमारा नाम आए, क्योंकि हमारे घर में बच्चियाँ हैं, ये रिश्ते होना है। मैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को खोलना इसलिए चाह रहा है कि हमारे दर्शक उसको अच्छी तरह समझे। अब आपने बताया कि भाई आप फ़ोन कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ये नहीं चाहेंगे कि आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं हमारे घर में, तो इस तरह के मिजाज के भी लोग रहते, तो भाई पड़ोसी भी सोचता कि नहीं भाई अपन ने क्यों करना, ठीक है हमको मालूम हो गया टीन है।
लेकिन उनका ये बिहेवियर कि लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं देना, ये नहीं देना, ऐसे पेशेंट्स को और ऐसे घर वालों को आप साइकोलॉजिकली मजबूत होने के लिए क्या राय दे सकते हैं? देखिए, ये एक बीमारी है जो एक लिमिटेड पीरियड की बीमारी है। जैसा आप देख रहे हो कि आज जो है इंडिया के अंदर करीब जो है बहुत सारे पेशेंट ठीक होकर घरों पे अपने अपने चले गए हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार आप बीमार हो गए तो आप ज़िंदगी भर के लिए बीमार हो गए। ये कोई शुगर की बीमारी नहीं है कि एक बार आपको नाम शुगर हो गया, आपको हो गई शुगर तो आपको ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगी। वैसी कोई बात नहीं है। ये एक 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक बार आप हॉस्पिटल से बाहर आ गए, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो इसके अंदर आपके अंदर जरासीम रहने के कोई चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक लिमिटेड पीरियड की बीमारी है, ये कोई कंटिन्यू रहने वाली बीमारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फ़ोन करता है आपको तो आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अभी क्या हो गया कि इतनी अपने माशरे में, अपने जहनों में इतनी नेगेटिविटी हो गई कि कोई सामने वाला अपने से अच्छी भी बात कर रहा तो अपने को ये लग रहा कि ये अपने को ये अपनी तनखीद कर रहा, या अपने जानबूझ के सता रहा, या हम परेशानी में हैं तो इसलिए फ़ोन करके पूछना, तजस्सुस के तौर पर वो फ़ोन कर रहा है। तो हम ये समझना पड़ेगा कि वो एक जो है बिल्कुल अपना दिल साफ़ रख के वो फ़ोन कर रहा है अपनी खैरियत पूछने के लिए। तो उसमें कोई ऐसी और दूसरी अपने आप को ऐसा परेशान होने की या हम बदनाम हो जाएंगे, ये बदनामी की कोई बात नहीं है। ये एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। और आजकल तो सब जगह पे फैली हुई बीमारी, औरंगाबाद में तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी बस्ती में, आपके 4 घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के कोई ना कोई पेशेंट तो रहेगा ही। अच्छा, इस बीमारी को लेकर अगर ऐसे कुछ फैमिलीज़ या ऐसे कोई पेशेंट हो सकते हैं जो आमतौर पे नफसियाती मरीज़ नहीं है, लेकिन अभी इस सूरत हाल की वजह से वो किसी एंजाइटी के शिकार है, किसी डिप्रेशन के शिकार है, तो इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? घर के लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे को या इस बच्ची को जो है तो काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें 2 सिचुएशन अपने पास ये आ सकते। जो ऑलरेडी पेशेंट थे वो उनके सिम्टम बढ़ सकते हैं। जैसा कि कोई पेशेंट था जिसको बेचैनी घबराहट थी, जिसको सर दर्द की बीमारी थी, जिसको शक शुबे की बीमारी थी, वो किसी वजह से एंजाइटी की वजह से, ये अपने जो ये कोविड के जो सिम्टम्स आ रहे उसके वजह से या उसकी सोच की वजह से बीमारी बढ़ गई है। उसके ऑलरेडी पेशेंट थे। और नए पेशेंट जिनको कुछ नहीं था, इसके पहले कभी कोई जहनी मसला था नहीं, वो कोई पेशेंट नहीं थे, लेकिन अभी उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं। तो इसमें 2-3 केसेस जो हम बहुत 2-3 किस्म की बीमारियाँ जो हम बहुत बढ़ गए हैं। सबसे कॉमन है बेचैनी और घबराहट, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, पैनिक अटैक या एंजाइटी, जिसके अंदर सडनली जो है बैठे बैठे एकदम बेचैनी शुरू हो जाना, घबराहट शुरू हो जाना, छाती की धड़कन तेज़ हो जाना, ऐसा लगना कि अभी मैं दम निकल जाएगा, अभी मैं इंतकाल हो जाऊँगा, मर जाऊँगी। या एक छोटा सा सिम्टम है कि खांसी तो थोड़ा बहुत ठसका किसी को लग सकता, वो एक छोटे से सिम्टम को कोविड का समझ लेना, या एक छोटा सा गले में थोड़ी खराश आ रही है, सुबह के टाइम पे खराश आती है, तो वो खराश को जो है कोविड समझ लेना और अपने आप को बिल्कुल उसको बौ बना लेना और कंटिन्यू वो सोचना कि अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरे घर वालों का कैसा होगा, कोई मेरे जो रिश्तेदार है उनका कैसा होगा। और ये जो अलग अलग ख्यालात दिमाग में आ रहे कि बीमारी के लेके, ये एक है। सडनली बेचैनी होना, घबराहट होना, उदास लगना, मायूस लगना, ऐसा लगना अब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल होपलेस हो जाना कि भाई आगे कोई आशा, कोई आगे कोई उम्मीद ख़त्म हो गई, अब बस आना बीमारी ने और 2 दिन के अंदर लेके चले जाना, इस तरह के ख्यालात होना। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात के ऊपर घर में चिड़चिड़ करना, चीखम पुकार करना, कोई बात का बर्दाश्त बिल्कुल कम हो जाना। दूसरा, आज के ज़माने में सबसे अहमियत का पॉइंट ये हो गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ गई है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच लेना कि भाई अब पूरा बिज़नेस ही डाउन हो गया, अभी कभी मार्केट उठेगा नहीं, या जो अपना बिज़नेस है वो उठेंगे नहीं, अपन बर्बाद हो गए, अपन ख़त्म हो गए, इससे अपन फिर से शुरू नहीं कर सकते, या ये बिल्कुल अपन इसके अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। और ये धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाना कि ख़ुदकुशी के ख्यालात आना, अभी ज़िंदगी बेमतलब हो गई, अपन कोई काम के नहीं हो गए, अपन वर्थलेस हो गए, अपन मर गए तो अच्छा है, अब मर गए तो अच्छा है, वो ख्यालात बढ़ते बढ़ते और इतने बढ़ जाना कि भाई मैं अपने आप कुछ मार लूँ, इसको सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं हम, ये सुसाइड करने के, खुदकुशी करने के ख्यालात। तो ये ऐसे आना और ये कंटिन्यू आते रहना। शुरू में ये ख्यालात आते हैं, इंसान उसको लेकिन हटा देता बाजू, नहीं यार ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू आते रहे और इंसान को कोई उम्मीद नहीं दिख रही, सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो एक पर्दा रहता है अपने नज़र के सामने
निगेटिव थॉट्स का, मनफी ख्यालात का पर्दा, उसके आगे जो पॉजिटिव चीज़ें वो अपने को दिखती नहीं बिल्कुल। तो सुसाइड में ऐसी होता है कि लास्ट मोमेंट तक अपने को आगे कुछ होप है, आगे कोई उम्मीद है, आगे कुछ बदलाव की कोई चांसेस है, वही दिखते नहीं है। उसको लगता है कि अभी लास्ट सोल्यूशन यही है, इसके आगे कोई दूसरा सोल्यूशन अपनी लाइफ में या अपने प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। क्यों? सामने पर्दा है। जैसा ही वो ट्रीटमेंट से बोलो, बातचीत से बोलो, काउंसलिंग से बोलो, जैसे वो पर्दा हटता है अपने नज़रों के सामने से, तो अपने को पॉजिटिव चीज़ें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप बात करना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, और रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स को भी ये चाहिए कि ऐसे कोई अगर बात कर रहा है, डिप्रेशन की बात कर रहा है, बेचैनी की बात कर रहा है, जहनी सुकून चले गया उसकी बात कर रहा है, तो उसको गौर से सुने और उसकी तरफ ध्यान दें कि उसको अपन कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर माइल्ड केसेस हैं तो बातचीत से, काउंसलिंग से हो जाता है, लेकिन अगर सीवियर केसेस है, सुसाइडल थॉट्स है, डिप्रेशन सीवियर है, खाने पीने में कोई ध्यान नहीं है, वेट जो है वज़न बिल्कुल बढ़ गया है या कम हो गया है, नींद 24 घंटे जो 12-13 घंटे सोता था आदमी 8-10 घंटे सोता था, उसका पूरा रूटीन चेंज हो गया है, बिल्कुल सो रहा है तो सो ही रहा है या बिल्कुल सो ही नहीं रहा है, तो ऐसे पेशेंट को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत रहेगी। तो आप फ़ोन पे बोलो या फिर पर्सनली जाके साइकेट्रिस्ट से मिलना, और काउंसलिंग, माइल्ड केसेस के अंदर काउंसलिंग, थोड़ा सीवियर हुआ तो ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 वीक के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद इंप्रूवमेंट आ जाता है। गोलियाँ अपने को 2-3 महीने तक खा के फिर बंद कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू में अभी सुसाइडल टेंडेंसी की बात आई, तो अभी देखिए हाल ही में जो वाक़या हुआ, सुशांत सिंह की जो खुदकशी का वाक़या हुआ, उसको मीडिया ने, ठीक है एक एक्टर था, उसने खुदकुशी कर लिया, डिप्रेशन की वजह से कर लिया बोलो, या लॉकडाउन की वजह से, या यानी उसका रूटीन बंद हो जाने की वजह से, शूटिंग बंद है, उनके सेट्स बंद है, अब उसको एक लोगों के अतराफ में रहने की आदत हो गई थी, उसने खुदकुशी कर लिया। खैर वो एक इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, लेकिन इस वाक़े को मीडिया ने जिस तरह कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाकर पेश किया, जिस तरह जो है तो उसको एक यानी सेंसेशनलाइज किया गया, उसका फंदे का सीन बताया गया, टिकटॉक खोल रहे तो उस पर वही, न्यूज़ खोल रहे तो उस पर वही, और एकदम उसकी हमदर्दी और बिल्कुल सैड म्यूज़िक के साथ, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। तो ये जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी और ख़ास तौर पर ख़वातीन जब इसको देखती है तो उनके ऊपर बहुत ज़हनी असरात होते हैं। तो इस सिलसिले में इस सुसाइडल टेंडेंसी की चीज़ें आने से और सेंसलाइज करके पेश करने से क्या असरात होते हैं, तो हम पेरेंट्स को हम क्या इसके ताल्लुक से हम दे सकते हैं गाइडलाइन कि कौन सी खबरें बच्चों ने देखना चाहिए, कौन सी नहीं देखना चाहिए, और उसको किस तरह हम उसका फ़िल्टर कर सकते हैं? जी, ये अच्छा सवाल है आपका जो आजकल के उसमें चल रहा है। देखिए, मीडिया डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही है कि मीडिया ने जो है सुसाइड को सेंसलाइज नहीं करना चाहिए। उसी तरह से टीवी के ऊपर भी बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल माँ बाप को मालूम होना चाहिए। किसी के जहन में सुसाइड के थॉट्स है या कोई डिप्रेशन के अंदर है तो अपने को कैसा मालूम पड़ेगा या घर वालों को कैसा मालूम पड़ेगा। तो बर्ताव के अंदर बदल, कि कोई बच्चा था समझो 13-14 साल का था, अब तक स्कूल जाता था, रेगुलर था, बातचीत अच्छी करता था, नींद अच्छी थी उसकी, खाना पीना अच्छा था, टाइम पे उठता था, टाइम पे सोता था। अभी क्या हो गया कि वो उसकी जो रूटीन है पूरा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगा है, उसकी रूटीन पूरी बदल गई है। कंसंट्रेशन जो पढ़ाई में था वो बिल्कुल कम हो चुका है, और जल्द से खफा हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, गाली गलौज देने लगता है। कोई यंग बच्चे रहते हैं कि वो नशे के उसमें पड़ जाते हैं डिप्रेशन के साथ साथ। तो ये चीज़ें बैठ के बच्चे से बात करना ज़रूरी है, किसी बच्चे से या किसी घर वाले से। अगर आप घर वाले में जो बड़ा भी है वो भी है, अगर आप देख रहे हो कि उसके रूटीन के अंदर बहुत फ़र्क पड़ गया है, वो चिड़चिड़ कर रहा है, वो अफसोस में रहता है, बात नहीं करता है, जो चीज़ में उससे पहले खुशी होती थी, जैसे उसको बच्चों को खेलना अच्छा दिखता था, बाहर निकलना अच्छा दिखता था, कोई क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता, लेकिन अभी इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पूरा। तो आप देख रहे हो कि यार ये तो अपने घर का जो आदमी है ये तो बिल्कुल बदल चुका है अभी। तो हमें उसको बिठा के उससे बात करनी चाहिए कि भाई आपके जहन में क्या चल रहा है। बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनके जहन में कुछ चलते रहता है, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं रहता, और वो अपने आप से बताना नहीं चाहते। अब वो उनसे कोई घर वाला पूछे या कोई बाहर वाला पूछे तो फिर वो उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से कोई पूछ रहा है, मेरा कोई ख्याल, मेरे अंदर जो बदलाव है वो इन्होंने महसूस किया है, इसका मतलब इन्होंने मेरा ख्याल रखते हैं, इन्होंने महसूस किया कि मैं बदल गया हूँ। तो फिर वो अपने जहन की बातें बोलने लगता है, और जब इंसान बोलने लगता है, जब इंसान अपना दिल खोल के सामने रखता है, तो उसके अंदर 50-60% इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स का वहीं हो जाता है, वो बात करने से। जैसे काउंसलर्स क्या करते हैं या साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, वो बात करने का मौका देते हैं और सुनते हैं उनको।
सुनते, अच्छे से सुनते हैं, उनकी जो तकलीफ़ है उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो किस पेन से या किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। फिर जब पेशेंट को ये समझ आता है कि यार सामने वाला मेरी बात को सुन रहा है और मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। आज आप जैसे बाहर घूमोगे और लोग, कोई मुझे समझता नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई यार मैं बोल तो दूंगा लेकिन वो मुझे समझेगा नहीं, मेरे हालात को समझ नहीं पाएगा। तो ये जब इन पेशेंट को मालूम हो गया कि यार नहीं सामने वाला मुझे समझ रहा है, तो फिर वो खुद ब खुद अपना इंटरप्रेटेट करके और अपने अंदर खोद के वो जो उसके प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशंस डेफिनेटली निकालने की कोशिश करेगा। यानी इस बात का यकीन दिलाना कि आपका कोई केयर करने वाला है, आपकी कोई सुनने वाला है, ये सबसे बड़ा इलाज है। देखिए ये बहुत अच्छी बात आई इसके ज़रिए से कि देखिए आमतौर पे क्या हो गया कि माँ भी फ़ोन पे बिज़ी है, बाप भी अपने फ़ोन पे बिज़ी है, दीगर लोग भी फ़ोन पे बिज़ी है। तो ऐसे में लोग अब हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी है। तो ये बहुत अहम बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। शायद इसको हमारे बहुत सारे दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि केयर करना, गुफ्तगू करना और गुफ्तगू के ज़रिए उसको ये एहसास दिलाना कि आपकी कोई केयर करने वाला है, ये सबसे बड़ा सलूशन है। डॉक्टर साहब आखिरी में आपसे जाते आते हम ये समझना चाहेंगे कि अभी ये 3 महीने में आपके पास नफ्सियाती मरीज़ों का फ़्लो बढ़ा, एक तो ये, दूसरा बढ़ा तो उसमें किस किस्म की चीज़ें थी, मतलब किस किस्म के निशानियाँ अलामतें थी? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स थे उनके सिम्टम्स जो मेंटेन थे, वो ज़माने से एक आध गोली के ऊपर थे, जो अच्छे थे बिल्कुल, 3 महीने में या 4 महीने में हमारे पास एक बार दिखाने के लिए आते थे, उनके सडनली सिम्टम्स बढ़ गए हुए। सबसे बड़ा सिम्टम जो बढ़ गया है वो बेचैनी, घबराहट और उदासी, मायूसी का सिम्टम है। सुसाइडल थॉट्स बहुत बढ़ गए हैं, और जो एक अलग बीमारी होती है जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसमें शक आता है, वो शक की मिजाज बहुत बढ़ चुका है कि भाई ये कोई वायरस है तो किसी ने इम्प्लांट कर दिया है, या ये वायरस जो है ये अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए है। कम से कम 2-3 पेशेंट तो हमको एडमिट भी करना पड़े कि उनको लगा कि कोई ये कंप्यूटर के थ्रू या चिप के थ्रू जो है ये वायरस जो है उनके जिस्म में चला गया है, और फिर हमको उनको एडमिट करके इलाज करना पड़ा ऐसे केसेस का। एक बहुत अहम चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ कि एक माहिर नफ्सियात की तरफ से भी इसका जवाब आ जाए। देखिए ये कोरोना वायरस के तरफ के ताल्लुक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है तो आई, जाहिर सी बात है दुनिया में माल फंक्शनिंग होते रहती है, कहीं पे मेडिकल माफिया होता है, कहीं पे सियासतें काम करती है, लेकिन एक जैसा एक प्रैक्टिकल इंसान को मालूम है कि साहब ये एक्सरे है और ये दोनों साइड के लंग्स मुतासिर है और ये पेशेंट का अभी इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस प्रैक्टिकल आदमी का अप्रोच तो ये रहेगा कि भाई ये वाकई में कोरोना है। लेकिन जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से खबरें हासिल कर रहे हैं, और ऐसा 1-2 लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई एक 4-5 लोगों में है तो ठीक है छोड़ दो, एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है तो समझ रही है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? क्या ये खुद भी मतलब इस मतलब ये पूरा मास लेवल पे क्या कम्युनिटी इसकी शिकार हो गई? इस शक सिजोफ्रेनिया का आपने जिक्र किया, तो क्या इसकी शिकार हो गई हमारी कम्युनिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सोच है कि हर एक इवेंट के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के, सुसाइड के बारे में, उसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसी 3-4 थ्योरीज तो अभी टीवी पे चल ही रहे हैं। तो उससे कोई भी इवेंट हो जाए उसके अंदर कहीं ना कहीं व्हाट्सअप के विदाउट फैक्ट्स, अभी अपने को फैक्ट्स की बात करना पड़ेंगी या मेडिकल साइंस की बात करना पड़ेंगी। ये दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है कि कोई ऐसी वबा फैली है। इसके 100 साल पहले, 200 साल पहले इसी टाइप की फ्लू टाइप की ही बीमारी फैली थी, जो कि 6 महीने से लेके करीब 2 साल तक चली थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, और पेशेंट हम हमारे सामने देख रहे हैं जो, और उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती तो भाई सबके सब मर जाना था, कुछ लोग क्यों बच रहे? ये बीमारी की बात है। दूसरी बात आपने बताई कि जो मेडिकल माफिया की बात या बड़े फार्मा कंपनी की बात है, तो वो तो फिर आप शुगर के पेशेंट है वो ज़िंदगी भर गोली खाते, बीपी के पेशेंट है वो ज़िंदगी भर गोली खाते, तो फिर वहाँ पे क्यों वो बात नहीं आ रही, इसमें क्यों बात आ रही वो? तो ये अपनी जहन की जो है, जहन अपना थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अपने को क्या होता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ जो है अपने दिमाग में जल्दी से फिट नहीं होती, लेकिन उसी तरह से नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी फिट हो जाती। अपना दिमाग जो है ना एक नेगेटिव मैग्नेट है, जो मनफी नेगेटिव बात जो है ना पहले पिकअप कर लेता और पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देता। तो उसी में क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने जहन को चिपक गई हुई है और निकल नहीं रही है कि वो ये किसी गवर्नमेंट का हाथ है या किसी बड़ी कंपनीज का हाथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बीमारी है, इसी एक वायरस, ऑर्गेनिज्म वायरस होता है, उसके वजह से है। ये लंग्स को अफेक्ट करती है। इसका अभी तक डेफिनेटिव इलाज ऐसा कोई ऐसा ड्रग ऑफ चॉइस ऐसी नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मेहनत से और रिसर्च से बहुत हद तक अपने जो मरने वालों की तादाद है उसको कम करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं।
डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में एक सवाल कि अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिसको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, तो एक तो हम जहाँ खड़े हैं प्रेरणा हॉस्पिटल है, तो आपकी अभी प्रैक्टिस, ताकि हम इसमें दर्शकों को बता दें, तो ये कहाँ पे आपसे अप्रोच हो सकते हैं? एग्जॉन पे आपका चूँकि दवाखाना शाहगंज में एग्जॉन हॉस्पिटल है और आप यहाँ पे भी टाइम देते हैं, तो जो जहाँ पर आप अभी फ़िलवक्त आपकी खिदमत हासिल कर सकते हैं पेशेंट, तो वो कौन सा एड्रेस है और क्या टाइमिंग है, वो बता दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ को पेशेंट है जो कि होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन वो भी जो है बेचैनी, घबराहट, परेशानी से आ रहे, तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर देता हूँ। तो घर में जो आइसोलेटेड पेशेंट है, ये जो आइसोलेटेड फैमिलीज़ है, लेकिन जो घबराहट, बेचैनी की, वो तो मैं ऑनलाइन फ़ोन पे भी काउंसलिंग कर सकता हूँ। कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जैसा कि नींद नहीं आ रही, बिल्कुल 2-2 दिन सोए नहीं, तो उनको थोड़े से अपने को मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो वो मेरे से फिर पर्सनली आके मिल सकते हैं। लेकिन अभी मेरे को सबसे ज़्यादा फिक्र जो लोगों की है, वो है जो घर में आइसोलेटेड है 15-15 दिन तक, जिनको घर से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है और घर वालों कोई बाहर वाला अंदर आने का चांस नहीं है। तो फ़ोन के ऊपर जो है जितनी काउंसलिंग माइल्ड केसेस की हो सकती है, तो वो भी मदद वो बहुत सारे लोगों को हो जाएगी। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सादिक कुरैशी साहब से मुलाकात। उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने, सोचने और समझने का मौका मिला होगा। हमारे स्क्रीन पे हम डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल्स के औकात और उनका फ़ोन नंबर, उनके राब्ते की तफसीलात डाल रहे हैं। आप उस पे से उनसे जो है तो राब्ता भी कर सकते हैं, ताकि वो फ़ोन पे भी काउंसलिंग कर सके। हम नुक्कड़ चैट के किसी और एपिसोड में फिर मिलेंगे, या फिर कभी किसी दिन किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नुक्कड़ चैट।